चुकी है और जिस पर अब जो लड़ाई है वो तेज हो चुकी है। बात कर रहे हैं हम वसई विरार के राजनीतिक मुद्दे की, जहां पर अब जो राजनीतिक लड़ाई है वो अपनी चरम पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से कुछ दिनों पहले वसई विरार की राजनीति में एक भूचाल आया था वो अब शांत होता नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा भूचाल आया था एक नाम से, राजीव पाटिल। जिस तरीके से राजीव पाटिल के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आई, उसके बाद बविया के जो सर्वे सर्वा हितेन ठाकुर वो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी की शरण लेते नजर आए। वो एक बार फिर से महायुति का जो दोस्ती है वो तोड़कर वो महाविकास आघाड़ी के साथ नजर आए। ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या वसई विरार में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ बविया का उम्मीदवार नजर आएगा? क्या महाविकास आघाड़ी अपने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी? लेकिन अब इन सारी अटकलों पर विराम लग चुका है और इसके साथ ही अब ये तय हो चुका है कि वसई 133 विधानसभा से महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, जिसको लेकर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको कांग्रेस पक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय पाटिल को कांग्रेस पक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अब उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे डायरेक्ट विजय पाटिल जी से और जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति रहेगी। जो ये उठापटक थी उसके बाद अब जिस तरीके से उनके नाम पर मुहर लगी है, तो किस तरीके से वो देखते हैं इन सारे चुनावी माहौल को। विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जिस तरीके से एक बार फिर आपको महाविकास आघाड़ी ने आप पर अपना विश्वास दिखाया है, आपको उम्मीदवार बनाया गया है, तो इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, रणनीति का जो सवाल आपने पूछा, तो 2019 में मैंने उम्मीदवारी मेरे को उद्धव जी साहब ने दी थी और मैं इनके अपोजिट में खड़ा था और मेरा बहुत टफ इलेक्शन हुआ था, मगर जो सेना के सहकारी थे तो सहकार पक्ष ने हमको बराबर साथ नहीं दिया, इसलिए फिर भी मेरे को 77,000 वोट गिर गया। मैं 23,000 से मतलब 23,000 से आ रहा है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 वोट जो है वो हमारे सहकार पक्ष ने अपोजिट में दिया था, इसलिए मैं हारा था। मैं उसका कोई ये नहीं करता है कि जिक्र नहीं करता है, मगर हमको लड़ना है। मगर हारने के बाद में भी हमने वसई में जो काम करना चालू किया, कोविड के टाइम में कोविड सेंटर संभाला, मेरा होटल क्वारंटाइन को दिया था। वो टाइम में बहुत से तकलीफ में लोग जिधर गांव खेड़े में बैठे थे या जिधर आदिवासी लोग रहते हैं या गांव रहता है, उधर कम से कम जो रेशनिंग का प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग 6,000 फैमिली को वो टाइम में रेशनिंग दिया था। और दूसरी बात के वो टाइम में ब्लड के 22 कैंप किए थे, वैक्सीन के टाइम में 24 कैंप किए थे और लोगों को अच्छा सहकार्य किया। अभी जितने भी हमारी कांग्रेस हमारे जिला अध्यक्ष है, उनके सहकार से हमारे पूरे जो सोशल वर्कर साथ में है और महाविकास आघाड़ी के जो सोशल वर्कर है, हम लोग ने जो भी लोगों का काम है म्यूनसिपैलिटी में है या अन्य दलों में है शासन के, उधर अच्छे तरफ से भूमिका निभाई। और दूसरी बात, जितने भी हमारे कांग्रेस के जितने कार्यक्रम आए वो कार्यक्रम हम लोग ने बहुत जान से किए, इसलिए कांग्रेस अच्छा इधर काम कर रही है। उसका जो रिपोर्टिंग है पुनः AIC से दिल्ली तक गया और उधर से दिल्ली से हमको आशीर्वाद मिला। उसमें ये सीट छोड़ने के लिए उद्धव जी साहब ने भी आशीर्वाद दिया और उसके भी महाराष्ट्र के महान नेता जो पवार साहब है, उन्होंने भी इधर आशीर्वाद दिया। उनके सब आशीर्वाद से ये सीट मिल गई और हम लोग ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद का फल हम वो महाविकास आघाड़ी को नेता को देंगे और हम अच्छे तरफ से जीत के दिखाएंगे। 35 साल की सत्ता है और आपने जैसे बात की कि पिछली बार सिर्फ बहुत ही कम जो हार का जो मतों का अंतर था वो बहुत ही कम था, तो क्या लगता है कि इस बार क्योंकि इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है, तभी सिर्फ लड़ाई दो दलों के बीच में थी, लेकिन अब की बार बीजेपी का भी उम्मीदवार रहेगा, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार के आने के बाद विजय पाटिल, उनकी जीत का मार्जिन बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा कि उनको 1,02,000 उनको वोट गिरे थे और मेरे को 77,000 गिरे थे,
तो हमारे सहकारी वो टाइम में बीजेपी थी। मेरे को मालूम है कि उनके स्टेशन के जो वोटिंग है वो उनको बहुजन को घुमाए गए थे। दूसरी बात के वो टाइम में कांग्रेस ने उसको सहकार्य दिया था। जो कांग्रेस का जो वोट है कम से कम 25 से 30,000 वोट टाइम में, थोड़ा सा मेरे टाइम 25% मेरे साथ में आए थे कांग्रेस वाले, मगर जो 75% उसने ऊपर वाले का जो हमारे वरिष्ठ है उनका आदेश पालने के बाद में 25 से 30,000 वोट ये बहुजन सत्ताधारी को गए थे। और देखो तो उनके ही उनकी जीत हुई थी, खुद के बल पे जीत नहीं हुई थी। अभी उनके साथ में कोई भी बड़ा पक्ष नहीं है, तो उनको जितना बहुत नामुमकिन है। और हमारे साथ में अभी सेना भी है, हमारे खुद का तो है, हमारे साथ में राष्ट्रवादी है, और हमारे घटक पक्ष जितने हैं वो हमारे साथ है। मतलब कम्युनिस्ट पक्ष हमारे साथ में, जितने भी घटक पक्ष है उसके कार्यकर्ते पूरे हमारे साथ में, और दिल जान से काम कर रहेंगे और जीत करके दिखाएंगे। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अक्सर इस बार जितने भी उम्मीदवार हैं सबने अपना एक एजेंडा सेट किया हुआ है कि विकास का मुद्दा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है वसई विरार में। अगर हम वसई की बात करें तो जिस तरीके से करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी तरफ किसी का फोकस नहीं है। तो क्या वो एक एजेंडा आपके चुनावी एजेंडे में शामिल होगा, एक वो मुद्दा? जरूर है कि इतना बरस इधर सत्ता होके भी उनका वसई का जो प्रॉब्लम है, वसई तालुका का प्रॉब्लम है, वो पूरे मिटा नहीं सके। नागरिकरण बढ़ा दिया, मगर वो नागरिकरण को जो सुविधा होना चाहिए वो कम पड़ रही है। इधर ट्रैवलिंग की बात है, रोड की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, हेल्थ की बात है, बहुत सी प्रॉब्लम इधर हो चुकी है। और उसमें एक ही है कि जब उद्धव जी साहब सीएम बने और महाविकास आघाड़ी का इधर सत्ते में बैठ गए थे, तो तुरंत उद्धव जी साहब ने जो 29 ग्राम पंचायत का प्रॉब्लम है वो 100% छुड़ाने का कोशिश किया, पूरा आशीर्वाद दिया। आज भी हमारे साथ में, और जितना भी आघाड़ी की सरकार हमारी बैठ गई थी तो अच्छे तरफ से काम करना चालू किया था। वसई में तो सबका अच्छा तरफ से ध्यान था। क्यों, वैक्सीन के टाइम में हम लोग जाके चीफ सचिव को, मतलब जो हेल्थ के सचिव है उनको जाके इधर कोटा बढ़ाने का हम लोग ने काम किया था। जितने महानगर की प्रॉब्लम इधर है जो काम के, वो हम लोग मिटाने की कोशिश कर रहे। मगर जब वापस सत्ता पलट गई तो इधर हमारे 29 ग्राम के पूरे अन्याय हुआ। जो 69 ग्राम गांव में जो पानी योजना चालू होने वाली थी, उद्धव जी साहब और हमारे कांग्रेस के नेते, राष्ट्रवादी के नेते पूरे वसई में ध्यान दे रहे थे, मगर जब सत्ता पलट गई तो ये लोग ने वो कुछ काम किया नहीं। और वसई जो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम के कारण जो वसई अभी ये इलेक्शन में उसको जवाब देंगी, इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए जीत हमारी पक्की है और पक्की है। विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? विरोधी पक्ष के नेता के हम लोग अभी क्या बोलेंगे, वो खुद को ही उसको मालूम है कि हम लोग अभी जो खासदार के इलेक्शन हुआ, तो खासदार का इलेक्शन में अपना मतलब 50% वोट उसका गया है। तो उसको मालूम है ये वोट मेरा था ही नहीं, ये सहकारी पक्ष ने दिया है। वो अभी वोट कैसे बढ़ा सकते, क्यों अभी सहकार तो किसका मिलने वाला है ही नहीं। उसने बहुत कोशिश किया उन्होंने, मगर कोशिश नाकाम रही और उसको वही प्रॉब्लम होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर अनिल अल्मेड़ा जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, हम उस पर उनसे जानकारी लेंगे। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए, अब विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है कि जो यहाँ की विरोधी पक्ष है, हितेंद्र ठाकुर जो कि लगातार 35 वर्षों से सत्ता में है, ये लड़ाई आसान होगी आप लोगों के लिए? कैसा है, देखो, आज तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेके लीडरशिप को गुमराह करने का कोशिश किया था। इस टाइम हमने गुमराह होने नहीं दिया। लीडरशिप को पहले आगाह किया था कि यहाँ की रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, और जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने पे 100% 110% विजय शेठ पाटिल का विजय निश्चित है। लास्ट टाइम उनको 77,000 वोट मिला था। तभी कांग्रेस का सपोर्ट किसको था? बहुजन विकास आघाड़ी को था। तभी 25-30 हजार वोट कांग्रेस के गए थे, और वो कौन से वोट थे? पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने दिखाया 1,03,000 वोट में से 50,000 तक आए, तो 50-50% ही उनका वोट था।
दूसरा कांग्रेस से और घटक पक्ष का था, वो अभी हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहने वाला है। तो हमारे कैंडिडेट को अगर 1.25 लाख वोट मिला तो हमारा कैंडिडेट अच्छा मार्जिन से जीतने वाला है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हर एक खेमे में उत्साह है चुनाव को लेकर, हर कोई अपने उम्मीदवार को जीता हुआ उम्मीदवार बता रहा है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने जो अपना उम्मीदवार दिया है विजय पाटिल के रूप में वसई की जनता को, हालांकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और आसानी से हर एक समुदाय के लोगों के साथ उनका काफी अच्छा संबंध है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तो जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।